wages of workers and depreciation charges during the period of the factory was idle. सी ने कुरियर बॉय डी से या कुरियर कंपनी जो पर्सन था कुरियर पर्सन डी से कंपनसेशन मांगा पहला कि जितना दिन मेरा मिल बंद रहा उसमें जो वर्कर को वेजेस देना पड़ा वो तुम कंपनसेट करोगे। और दूसरा डेप्रिसिएशन जो हुआ मशीनरी आइडल होने की वजह से, मतलब मशीनरी आइडल था ना उतने दिन, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी तुम मुझे कंपनसेट करोगे। इतना ही नहीं, आगे देखो, the court held that and also for loss of profit suffered by the mill for not having been worked। फिर और एक डैमेज मांगा कि जितना दिन मिल बंद रहा उतने दिन काम करके जो हम कमा पाते उसको भी तुम कंपनसेट करो। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब मिल बंद होने की वजह से जो काम हम नहीं कर पाए उसके कारण जो नुकसान हो गया वो भी तुम कंपनसेट करो। ठीक है ना, आगे देखो क्या हुआ। The court held that P was entitled only to ordinary damages and D was not liable for loss of profit because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill and it was not made known to them that the delay would result in loss of profit। मतलब कुरियर बॉय को, ये कुरियर पर्सन को ये नहीं बताया गया था कि डिलीवरी में डिले होने से लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा, मतलब मिल बंद होने की वजह से इतना नुकसान हो जाएगा। उसे केवल इतना बोला गया था कि ये इसकी वजह से मेरा मशीन बंद है, आप इसे ले जाकर डिलीवर कर दें। तो वैसे कि इसमें ऑर्डिनरी डैमेज के अलावा उसे कुछ और नहीं मिल सकता मिस्टर पी को। ऑर्डिनरी डैमेज में यहाँ कवर्ड होगा वेजेस ऑफ वर्कर, क्योंकि वो तो पे करना पड़ रहा है, खाली बैठे में वर्कर वहां। और दूसरा डेप्रिसिएशन से अलाउ किया गया, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट अलाउ नहीं किया गया इस एग्जाम्पल में, क्योंकि वो रिमोट डैमेज है। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है, रिमोट कॉन्सिक्वेंस माना जाएगा और वो बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत। सेकेंड एग्जाम्पल, ए एग्रीड टू सेल टू बी bags of rice at 5,000 per bag, delivery to be given after 2 months। ए बी को तैयार हो गया 5,000 पर बैग में राइस का कुछ बैग डिलीवर करने के लिए, जो 2 महीने बाद डिलीवरी होगी। ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी प्राइस ऑफ राइस गोज अप टू 5,500 पर बैग, और ए ने बी को वो बैग डिलीवर करने से रिफ्यूज कर दिया, तो बी कितना डैमेजेस चार्ज कर सकता है? ए ने मैक्सिमम 500 पर बैग, क्योंकि अगर वो उसी समय मार्केट से खरीदता तो 5,500 पर बैग में तो उसको माल मिल जाता ना। तो वैसे कि इसमें 500 रुपए पर बैग नुकसान जो हो रहा है बी को, वो भी ए से क्लेम ले सकता है। उसे हम कहेंगे कौन सा डैमेज? ऑर्डिनरी डैमेज। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? नहीं। अब देखो स्पेशल डैमेजेस। सेकेंड है स्पेशल डैमेजेस। क्या स्पेशल डैमेज की डिमांड की जा सकती है? तो देखो, when a party to a contract receives a special notice of special circumstances affecting the contract, अगर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में जानकारी थी, उसे बताया गया था, then he will be liable not only for ordinary damages as well as for special damages also। मतलब अगर उसे जानकारी दे दी गई थी कि अगर तुमने माल 2 दिन में नहीं पहुंचाया तो वैसे केस में मेरा नुकसान ये हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें 2 दिन में ये माल पहुंचाना है, और उसको बता दिया गया था, तब उस केस में स्पेशल डैमेज की भी डिमांड की जा सकती है। ओके, तो देखना एग्जांपल, ए डिलीवर्ड द मशीन टू बी अ कॉमन कैरियर टू बी कन्वेड टू ए मिल विदाउट डिले। ए आल्सो इन्फॉर्म बी दैट द मिल विल स्टॉप फॉर वांट ऑफ मशीन। बी अनरीजनेबली डिले द डिलीवरी ऑफ द मशीन एंड इन कॉन्सिक्वेंस ए लॉस्ट द प्रोबेबल कॉन्ट्रैक्ट। प्रोबेबल कॉन्ट्रैक्ट, ए को एक प्रोबेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? नहीं मिला विद द गवर्नमेंट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस केस बताओ तो यहाँ पर ए को फिर जो लॉस हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मिलने की वजह से उसको लेने का हक होगा कि नहीं? बी से आंसर इज नो। समझो थोड़ा सा, उसने बोला था ए ने बी को कि अगर तुमने 2 दिन के अंदर डिलीवरी नहीं की तो मेरा मिल बंद हो जाएगा, ये बोला था ना। तो मिल बंद होने की वजह से जो नुकसान होगा वो कंपनसेशन मांग सकता है, लेकिन उस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के छूटने की वजह से जो नुकसान होगा, क्या इसके बारे में कोई जिक्र किया गया था बी को पहले? नहीं। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के कारण होने वाले स्पेशल नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या है
हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डिनरी प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट क्या बनता है पर डे मिल का, एवरेज प्रॉफिट पर डे, और उतना डैमेज हम क्लेम कर सकते हैं। मान लो मेरे एवरेज प्रॉफिट पर डे था 3000 रुपए, तो 4 दिन डिले किया तो 12000 का क्लेम हम मांग सकते हैं। लेकिन उस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के छूट जाने की वजह से 2 लाख का नुकसान हुआ, तो क्या 2 लाख मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, क्लियर है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू कुरियर बॉय कि तुम ये पहुंचा देना पार्ट, उस समय क्या उसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया था? नहीं, तो फिर वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट है कि कौन सा कॉम्पनसेशन मिलेगा और स्पेशल कॉम्पनसेशन में भी क्या शामिल होता है और क्या नहीं होता है। तो लिखा है इन दिस केस A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which could have been made by running the mill during the period of delay, but he cannot recover the loss sustained due to the loss of government contract and A contract with the government was not brought to the notice of B। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट एग्जांपल, A promised to supply 1000 tons of iron to B at the rate ₹100 per ton to be delivered at its stated time। कितना प्रॉमिस किया? कितना टन ऑफ आयरन? 1000 टन, 100 रुपए में। एक कॉन्ट्रैक्ट विद सी फॉर द परचेज ऑफ 1000 टन ऑफ आयरन एट 80 पर टन। उसी समय ए ने सी से 80 रुपीस पर टन में खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बाद में क्या हुआ? सी फेल हो गया परफॉर्मेंस से, मतलब माल दिया नहीं ए को, तो क्या ए बी को माल बेच पाएगा? तो ऐसा करने से देखो क्या होगा, यहाँ पर नुकसान ए को केवल कितना हो रहा है? 20 रुपीस पर टन। 80 और 100 के बीच का डिफरेंस क्या है? तो नुकसान ए को कितना होगा? 20 रुपीस पर टन इंटू 1000 टन, यानी तो लिखा है सी must pay to A rupees 20,000 being the profit which A would made by the performance of his contract with B। अच्छा, उसने सी को बोला था कि उसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए माल चाहिए, तो तुम इस माल को मुझे टाइमली दे देना, और तब उस केस में सी ने डिफॉल्ट किया तो सी लायबल होगा जो लॉस ऑफ प्रॉफिट ए को हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए। बोलो, तीसरा है विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या होता है, चलो देखते हैं। Vindictive or exemplary damages have no place in the law of contract because they are punitive by nature। Punitive मतलब punishment, punishment पहले nature का होता है, तो किसी भी तरह के vindictive damages या exemplary damages को मांगा नहीं जा सकता as per law। The object is of punishing the defaulting party and to compensate the aggrieved party। These damages may be awarded only in 2 cases, लेकिन 2 cases में vindictive damage के लिए claim लिया जा सकता है damages के लिए। पहला, for breach of promise to marry because it caused injury to his or her feelings। अगर शादी करने के कॉन्ट्रैक्ट को कोई तोड़ देता है तो वैसे केस में विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस की डिमांड की जा सकती है, क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पर फीलिंग्स का मामला। समझ गए? पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, इसको अगर कोई ब्रीच करता है तब हम विंडिक्टिव डैमेज की डिमांड कर सकते हैं, पहला। और दूसरा, फॉर डिसऑनर ऑफ चेक बाय ए बैंकर wrongfully when he possesses sufficient fund to the credit of customer। मेरे बैंक में मेरे sufficient पैसे जमा हैं, सुनो, sufficient पैसा जमा है, बावजूद उसके बैंक गलत तरीके से मेरे चेक को क्या करता है? डिसऑनर कर देता है। इसमें बैंक डिफॉल्टर है और इससे मेरे गुडविल को डैमेज होगा कि नहीं? मेरा गुडविल होगा, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होने के बावजूद मेरा क्या हुआ? चेक डिसऑनर हुआ है। तो वैसे केस में इससे हमारे रेपुटेशन पर फर्क पड़ता है। इट कॉजेस लॉस ऑफ क्रेडिट एंड रेपुटेशन टू द ड्रॉवर। अ बिजनेसमैन whose credit has suffered will get exemplary damages even if he has sustained no pecuniary loss। तो बोल रहे हैं यहाँ पर एक बिजनेसमैन जिसका क्रेडिट सफर हुआ, वो क्रेडिट हैज सफर्ड will get exemplary damages even if he has sustained no pecuniary loss। मतलब इमीडिएट लॉस नहीं हो रहा है उसको, लेकिन गुडविल का लॉस हो रहा है।
और आपको बता दूं बिजनेस में गुडविल का लॉ मायने रखता है। तो बट ए नॉन ट्रेडर कैन नॉट गेट हैवी डैमेजेस इन दिस सर्कमस्टेंसेस। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है ही नहीं, उसका कोई बिजनेस नहीं है और उसका कोई चेक इस तरह से डिसऑनर होगा तो वो हैवी कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं है तो उसका गुडविल कहां से लॉस हो रहा है। तो आगे unless the damage are alleged and proved as special damages, Gibbons versus Westminster Bank। तो ये गिबॉन्स का केस था जिसमें गिबॉन्स ने क्लेम मांगा हैवी डैमेजेस के लिए, विंडिक्टिव डैमेजेस के लिए, क्योंकि उसको लगा कि उसका गुडविल यहाँ पर लॉस हो रहा है गुडविल का। तो डिसीजन ये आया कि हाँ ये दिया जा सकता। तो कितने केसेस में विंडिक्टिव डैमेजेस हम क्लेम कर सकते हैं? ओनली टू, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी और दूसरा डिसऑनर में चेक बाय बैंकर रॉन्गफुली, सीधा सीधा, और कोई केस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। चौथा है नॉमिनल डैमेजेस, ये भी अच्छा पॉइंट है। क्या है? जो डैमेज बहुत ज्यादा ना हो या नहीं के बराबर हो, तो नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड व्हेन द प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड दैट देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट ही हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेज। अगर प्लेंटिफ यानी कंप्लेनेंट को कुछ सच में डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन वो कंप्लेन करता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, सामने वाले ने गलती तो की है, तो उसको कुछ तो पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। It is awarded just to establish the right to decree for the breach of contract. The amount may be a rupee or even 10 पैसे और 10 रुपये और 100 रुपये, ये कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। मतलब 1 रुपए का भी डैमेजेस पे करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है कि 1 रुपये तुम डैमेजेस के रूप में पे करो। इसका मतलब ये होता है कि तुमने गलती तो की है, तुमको पनिशमेंट तो मिलेगा, भले वो पनिशमेंट बहुत हैवी नहीं होगा क्योंकि सामने वाले को कोई डैमेज एक्चुअल में हुआ नहीं है, फिर भी कोर्ट ऐसे जजमेंट सुना सकता है। मतलब ये भी छोटी बात नहीं है। मतलब अगर इसको समझा जाए ध्यान से तो आपको अगर जेल हो जाए 1 दिन की या 1 साल की या 10 साल की, तो अगर 1 दिन की भी जेल हो रही है इसका मतलब है कि आपने गलत किया है। समझ में आ रहा है? ये उसको एहसास दिलाने के लिए कि तुमने गलती की है, हम नॉमिनल डैमेजेस अवॉर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। 5वां डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर दो, एक डिटोरिएशन और दूसरा कॉज्ड बाय डिले होने की वजह से डिटोरिएशन होना मतलब नुकसान पहुंचना। डिटोरिएशन के ऊपर में लिख लो, 2 तरह के डिटोरिएशन पॉसिबल है, पहला फिजिकल डैमेज और दूसरा लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। डिटोरिएशन 2 तरह का हो सकता है, फिजिकल डैमेज और दूसरा लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। Damages for deterioration caused by delay। डिले होने की वजह से डिटोरिएशन से हमें नुकसान पहुंचा है जिसके लिए हम डैमेजेस की डिमांड कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ डिटोरिएशन caused to goods by delay, मतलब माल को नुकसान पहुंचा है लेट से डिलीवरी की वजह से, यही मतलब वो इसका। तो डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरियर। ऑब्वियस सी बात है, गलती किससे होगी? कैरियर से होगी, सर्विस देने वाले से, इवन विदाउट नोटिस। तो उस केस में उससे डैमेजेस की डिमांड की जा सकती है। द वर्ड डिटोरिएशन नॉट ओनली इंप्लाइज फिजिकल डैमेज टू द गुड बट इट आल्सो मे बी लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। मतलब हम बोल सकते हैं कि तुमने नुकसान पहुंचाया है लेट से डिलीवरी करके, सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ है इसकी वजह से। अब कितना हुआ ये कोर्ट तय करेगा केस के फैक्ट को चेक करके, राइट। और उस केस में भी डैमेजेस के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है कुरियर कंपनी को, कोई दिक्कत। प्रीफिक्स डैमेजेस मतलब पहले से तय किया गया डैमेजेस, लास्ट है ये वाला। प्रीफिक्स का मतलब समझ रहे हैं? एग्रीमेंट इटसेल्फ में लिख दिया जाएगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन किया गया तो वैसे सिचुएशन में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में डैमेज 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। बोलो। अब एक बात बताओ, अगर प्रीफिक्स डैमेजेस होंगे तो वैसे केस में क्या कोर्ट ये चेक करेगा कि वो रिजनेबल है या नहीं है?
मतलब अगर एक्चुअल डैमेज 1 लाख का हुआ लेकिन एग्रीमेंट में कितना लिखा हुआ है 2 लाख, तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट कितना डैमेजेस अलाउ करेगा 1 लाख या 2 लाख? 2 लाख। क्यों? एग्रीमेंट में पहले से लिखा है क्या 2 लाख रुपए? आंसर इज नो, आपका जवाब गलत है। मैंने पहले ही कहा कि कभी भी डैमेजेस विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी नहीं हो सकते, मतलब पनिशमेंट वाले नेचर के नहीं हो सकते, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। समझो, एक बात समझो, कई बार ऐसा होता है कि दो पार्टीज के बीच किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी अनरीजनेबल टर्म्स कंडीशन लिख देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले की बात है, जब हम लोग ई क्लासेस रन करते थे, तो वैसे केस में विनोद गुप्ता क्लासेस या संजय राम क्लासेस, उन्होंने क्या किया, एक पेज के एग्रीमेंट में ये डाला, एक पॉइंट डाला कि अगर हमारे यहाँ से क्लासेस लीक हुई, क्या हुई, लीक होंगी, तो वैसे केस में 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, लिख दिया, लिख दो भाई, 1 करोड़ क्यों, 100 करोड़ लिख दो, क्या लिखने से उनको मिल जाएगा? आंसर नो। उसमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर उन्होंने आज तक 1 करोड़ का फायदा पहुंचाया भी है कि नहीं अपने इसको, एजेंसी को, नहीं समझे? उन्होंने आज तक हमें 1 करोड़ का कभी फायदा पहुंचाया है जो उनको 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दे देंगे? तो वैसे केस में मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, लाइए, साइन मार दिया, क्या फर्क पड़ा उसमें? कुछ फर्क पड़ा? आंसर इज नो। तो आप कुछ भी बोल दें, मतलब आप क्या करते हैं, कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं मेरे गुडविल को नुकसान पहुंचा है, सामने वाली पार्टी पर मैं 100 करोड़ का केस करूंगा। कर दो भाई, केस करने से 100 करोड़ मिल जाएंगे क्या? आंसर इज नो। क्योंकि एक जो फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल क्या है बताओ, कि कभी भी एक्चुअल लॉस या नॉर्मल लॉस को से ज्यादा का क्लेम नहीं मिल सकता। क्लियर हो रहा है? तो वो लॉस जो है ना, वो कंपनसेशन जो भी मिलेगा वो कंपनसेटरी नेचर का हो सकता है, पनिशमेंट के नेचर का नहीं हो सकता। अगर किसका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सुनो, किसी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करोगे ना, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर इस सेक्शन का डिफॉल्ट करोगे तो डायरेक्टर इन डिफॉल्ट को 5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी होगी और 6 महीने की सजा या दोनों। तो वहां पर 5 लाख रुपए पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा कि ये जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि वो किसका कॉन्ट्रावेंशन है, लॉ का। यही तो बेसिक डिफरेंस है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो फिर वहां पर ये चीज देखा जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ भी लिखेंगे वो आपको देना होगा, जरूरी नहीं है। तो प्रीफिक्स डैमेजेस, sometimes parties to a contract stipulate at the time of its formation that a breach of contract by any of them a certain amount will be payable as क्या damage. It may amount to either liquidated damages, मतलब या तो ये liquidated damages हो सकता है या एक penalty हो सकता है। Liquidated damages को बोलते हैं reasonable estimate of the likely loss in case of breach. Liquidated damages का मतलब genuine damages, reasonable damages, समझ में आ रहा है? और पेनल्टी का मतलब होता है जो पनिशमेंट के नेचर का हो, एंड अमाउंट आर्बिट्रेरली फिक्स्ड एज द डैमेजेस पेएबल। तो क्या बोल रहा है देखो आगे, sometimes parties to a contract stipulate at the time of its formation that on the breach of a contract by any of them a certain amount will be payable as damage। यहाँ तक तो ठीक है, ये अमाउंट पहले से क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। इट में अमाउंट टू आइदर, अब या तो वो फिक्स किया गया अमाउंट लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकता है या पेनल्टी के नेचर का भी हो सकता है। सेक्शन 74 प्रोवाइड दैट इफ a sum is named in a contract as the amount to be paid in case of breach, the aggrieved party is entitled to receive from the party at fault a reasonable compensation not exceeding the amount so named। तो कितना वसूल कर सकता है वो, reasonable compensation, उससे ज्यादा नहीं। Example, if the penalty provided by the contract is 1 lakh rupees and the actual loss of breach is 70,000 rupees, then only 75,000 shall be available as damage। लेकिन अगर एक्चुअल डैमेज 1.5 लाख का हुआ है और एग्रीमेंट में 1 लाख लिखा है तो कितना दिया जाएगा, ज्यादा? आंसर इज नो। एग्रीमेंट में जो लिखा उससे ज्यादा कभी भी नहीं देंगे। अगर एक्चुअल लॉस 1.5 लाख है और एग्रीमेंट में 1 लाख लिखा है तो 1 ही लाख दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल लॉस 70,000 है और एग्रीमेंट में 1 लाख लिखा है तो 70,000 दिया जाएगा। यानी एग्रीमेंट में लिखने से आपको उल्टा फायदा की बजाय क्या होने वाला है, नुकसान।
समझ जाओगे। क्लियर है? तो एक्चुअल डैमेज या प्रीफिक्स डैमेजेस मेंशन इन द एग्रीमेंट व्हिच एवर इज लोअर का क्लेम दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। और एक नया पॉइंट फिर आप जान चुके हैं, अभी अंडरलाइन करो लिक्विडेटेड डैमेजेस और दूसरा वर्ड अंडरलाइन करो पेनल्टी। सुनो ध्यान से, तो अब इस चैप्टर में एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी। फिर इसके बारे में भी पढ़ना है। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जेन्युइन अमाउंट और पेनल्टी मतलब पनिशमेंट के नेचर का अमाउंट। समझ गए? तो देखो क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोरहैंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। In such cases, the question arises whether the court will accept this figure as a measure of damage। क्या कोर्ट उस फिगर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा? जवाब तो पहले ही मिल चुका आपको कि नहीं करेगा कोर्ट। तो आगे देखो, दो लॉ है यहाँ पर, इंग्लिश लॉ वर्सेस इंडियन लॉ। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, the sums of which in the contract may be interpreted either as liquidated damages or as a penalty. If the sum fixed in the contract represents a genuine pre-estimate by the parties of the law which could be caused by a future breach of contract is called liquidated damages। तो अगर वो genuine amount है, genuine calculation है loss का, तब उसे क्या कहा जाएगा? Liquidated damages। In an assessment of the amount which is the opinion of the parties will compensate for the breach। मतलब ये वो अमाउंट है जो कंपनसेशन के रूप में मिलेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और वो असेसमेंट किया हुआ अमाउंट है, यानी कैलकुलेट करके निकाला गया। Such a clause is effective and the amount is recoverable। वो recoverable भी है, but where the sum fixed in the contract is unreasonable and is used to force the other party to perform the contract, it is a penalty। जानबूझ करके ऐसा किया गया कि अगर तुमने डिलीवरी नहीं की 2 महीने के अंदर, टोटल एग्रीमेंट कितने का हुआ? 2 लाख का, तो तुम्हें पेनल्टी देना होगा 10 लाख रुपए। तो ये तो प्यूनिटिव नेचर का है, पनिशमेंट वाले नेचर का है। इसको पेनल्टी कहा जाएगा, इसको कंपनसेशन नहीं कहा जा सकता, और वो अलाउड नहीं होगा। तो लिखना, बट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड बाय द वेयर द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनरीजनेबल एंड इज यूज्ड टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ पेनल्टी। सच अ क्लॉज इज disregarded and the injured party cannot recover more than the actual loss। injured party को कभी भी actual loss से ज्यादा बोलो नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? इंडियन लॉ में पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। वहां पर ये वर्ड भी यूज नहीं किया गया। वहां पर ये वर्ड यूज किया गया कि रीजनेबल कंपनसेशन अलाउ किया जाएगा, मतलब रिजल्ट वही है, पर वहां पर लिक्विडेटेड डैमेजेस वगैरह यूज टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते हम लोग। सेक्शन 74 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट lays down if the parties have fixed what the damages will be, the court will never allow more, but the court may allow less, some amount allow कर सकता है। A degree is to be passed only for reasonable compensation not exceeding the sum named। डिग्री क्या होता है? तुम्हें जब सामने वाला पार्टी डैमेजेस पे नहीं करता या जो अमाउंट पे करना था पे नहीं करता, तो अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया जा सकता है कि इसके बैंक अकाउंट को सीज कर दो, इसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दो, और ये पैसा इससे वसूल करके एग्रीड पार्टी को दो। इसे कहते हैं डिक्री अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। Section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to release anything by way of क्या? Penalty। कोई दिक्कत? Exception, where any person gives any bond to the central or state government for performance of any public duty or act in which the public are interested, on breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein। सुनो, अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे और वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया कि आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में इतना पेनल्टी लगेगा, तो फिर पूरा लगेगा, वहां जेन्युइननेस नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इससे उस केस में आप डिफॉल्ट करेंगे तो ये चलेगा
नहीं, समझ में आ रहा है? वहां पर फिर जो अमाउंट मेंशन था एग्रीमेंट में वो पूरा का पूरा पे करना पड़ सकता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल 1। अच्छा, ये जो पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 74। एग्जाम्पल 1 देखो। A contract with B that if A practices as a surgeon in Kolkata, he will pay B rupees 50,000. बोल रहा है A B के साथ क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा that if A practices as a surgeon in Kolkata, he will pay B rupees कितना? 50,000. A practices as surgeon at Kolkata, B is entitled to such compensation not exceeding 50,000 as the court considered reasonable. तो 50,000 स्टेट अभी नहीं पे किया जाएगा, कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। मतलब ना ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ए प्रैक्टिस नहीं करेगा कोलकाता में, क्योंकि वो बी के यहाँ हो सकता है एम्प्लॉय होगा। वो ऐसा करता है कि एम्प्लॉय भी बन जाता है और प्रैक्टिस भी चालू रखता है। तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो यहाँ पर ए को सॉरी बी को कॉम्पनसेशन मिलेगा। 50,000 मैक्सिमम अमाउंट है और कोर्ट तय करेगा कि रिजनेबल अमाउंट क्या है। एग्जाम्पल 2। A borrowed rupees 10,000 from B and gives him a bond for rupees 20,000 payable by 5 yearly installment of 4,000 with a stipulation that in case of default the whole amount will become due. A ने B से कितना borrow किया था? 10,000। बॉन्ड कितने का लिख के दिया? 20,000 का कि मैं 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट 4,000 का पे करूंगा। और ये भी बोला कि जैसे ही मैं डिफॉल्ट करूंगा पूरा का पूरा सम तुरंत ड्यू हो जाएगा, मतलब 5 साल नहीं होगा। अगर पहला इंस्टॉलमेंट देने में डिफॉल्ट किया ना तो पूरा का पूरा अमाउंट तुरंत क्या हो जाएगा? ड्यू हो जाएगा। दिस इज द स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। और कोर्ट ने कहा ये वैलिड नहीं है, ये अमाउंट जेन्युइन नहीं है, फिर कोर्ट इसमें करेक्शन कर सकती है, कोर्ट की मर्जी। Third example, A undertake to repay a loan of 10,000 by 5 equal monthly installment, 2,000 के 5, with a stipulation that in case of default of payment of any installment whole amount become due. तो यहाँ कोई गलत नहीं माना जाएगा। देखो क्या एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं? नहीं, 5 महीने का मौका दे रहे हैं तुमको, 2,000 हर महीने चुका देना। लेकिन अगर डिफॉल्ट किया तो पूरा अमाउंट एक साथ चुकाना पड़ेगा। यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, राइट? तो ये कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल जेन्युइन है और इसे इंपोर्ट किया। लेकिन 10 का कितना लेंगे? 20,000। और एक भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया तो पूरा पैसा तुरंत लेंगे, तो ये तो पनिशमेंट के नेचर का हुआ, ये अलाउड नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये वाला बनता है सीधा सीधा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चलो देख लेते हैं क्वेश्चन ये भी। Penalty and liquidated damages have one thing in common, that both are payable on the occurrence of a contract, breach of contract. चाहे पेनल्टी हो चाहे वो liquidated damages हो, केवल एक ही कारण से वो देना पड़ता है। ये कॉमन है दोनों में, breach of contract. It is very difficult to draw a clear line of distinction between the two, but certain principles as laid down below may be helpful. बोल रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है ये ड्रॉ करना कि दोनों प्रिंसिपल के बीच में क्या क्लियर डिस्टिंक्शन है, मतलब सही डिस्टिंक्शन क्या होगा। मतलब बहुत ही थिन लाइन है डिफरेंस का कि ये पेनल्टी कहलाएगा या लिक्विडेटेड डैमेजेस। बोलो। इफ द सम पेबल इज सो लार्ज एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ ए प्रोबेबल डैमेज ऑन ब्रीच, इट इज सर्टेनली कॉल्ड अ पेनल्टी। जितना नुकसान होने के चांसेस हैं, अगर अमाउंट पेबल उससे कहीं कहीं ज्यादा है तो इसका मतलब साफ है कि ये क्या है? penalty. Where a sum is expected to be payable on a certain date and further sum in the event of default being made, the latter sum is a penalty because mere delay in payment is unlikely to cause damage. मतलब बोल रहे हैं कि आपको इस दिन तक पेमेंट करना है, 30 जून तक, और अगर आपने उससे एक भी दिन डिले किया तो आपको एक्स्ट्रा 10% पे करना पड़ेगा। ये भी पेनल्टी जैसा लगता है, क्योंकि अगर एक दिन का भी डिले होता है तो उससे बहुत ज्यादा एक्चुअल डैमेजेस नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़े। तो ये क्या फील कराता है?